जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 20 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। साथ ही साथ 67th बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के मैं एक स्पेशल सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पे जनवरी 2021 से लेकर के करंट अफेयर मैं डिस्कस करूंगा। वो करंट अफेयर जो बिल्कुल बिहार से रिलेटेड हो। तो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर का एक सीरीज में लेकर आया हूं, जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स या सीडीपीओ एग्जाम में आपकी सहयोगी होगी। तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो बीपीएससी की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं। 20 अक्टूबर फेमस क्यों है कि 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक डे मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को ही। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को जरूर एक बार देख सकते हैं। देखो, इस न्यूज़ को मैं डिटेल से डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या अमित शाह जी की जो बैठक हो रही है उसमें एक कॉन्क्रीट डिसीजन निकलेगा। अगर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन निकलता है तो मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन ये बैठक क्यों रही है? बैठक इसलिए हो रही है कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी अब इंडिविजुअल आदमी को किलिंग करना शुरू किया है, इंडिविजुअल आदमी को धर्म के आधार पर किलिंग करना शुरू किया है, ये घटना को लेकर के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हो रही है। अब देखते हैं इसके बीच में क्या कॉन्क्रीट डिसीजन लेता है या कॉन्क्रीट क्या निर्णय लिया जाता है। उस निर्णय को लेकर के मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। लेकिन हाँ, हो क्या रहा है कि कश्मीर के क्षेत्र से जो बिहार के लोग गए थे कश्मीर में, या यूपी के लोग गए थे, या अन्य जगह के लोग गए थे कश्मीर में, वो पलायन करना शुरू कर दिए हैं, वो कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिए हैं। इस न्यूज़ को भी एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार इसको भी देख सकते हैं। पाकिस्तान का आरोप कि भारतीय पनडुब्बी ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। क्षेत्र मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में घुसने की कोशिश की है। अब देखो, इस तरह का पाकिस्तान मिथ्या आरोप भारत पे लगाता रहता है और भारत की नेवी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तरह का आरोप पाकिस्तान ने पहले भी लगाया था और पाकिस्तान ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है अपने लोगों को खुश करने के लिए। वो इस तरह का आरोप लगाता रहता है। जब आप वीडियो फुटेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह उसमें एडिटिंग किया गया है। तो एक फॉल्स प्रोपोगंडा पाकिस्तान इस तरह से फैला रहा है। इसको भी एक बार देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला, 71 मुकदमा और 450 से अधिक गिरफ्तार। देखो, बांग्लादेश का जो इशू है वर्तमान में, बांग्लादेश में जिस तरह से हमला हो रहा है हिंदू लोगों पे, दुर्गा माता की जो पंडाल थी उस पर काफ़ी जगह हमला हुआ है। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन ने और यूएसए ने क्रिटिसाइज किया था बांग्लादेश को और कहा था कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें। यूएसए ने और यूनाइटेड नेशन ने, साथ ही साथ भारत सरकार ने भी बांग्लादेश को कहा है कि आप सख्त से सख्त एक्शन लीजिए जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह से एक फॉल्स प्रोपोगंडा फैलाया गया है हिंदुओं के बारे में और उसके बाद वहाँ पे इस तरह की घटना अधिक सामने आई है। तो देख रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार किस तरह से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बहरहाल, जब इस तरह का न्यूज़ चर्चा में होता है तब ऐसे कंडीशन में सीए भी चर्चा में होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस कर दूंगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किया गया था और वर्तमान में जो बांग्लादेश में ये घटना हो रही है, इसी तरह से अफगानिस्तान में भी घटना हो रही है, पाकिस्तान में तो हो ही रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सीए का इंपॉर्टेंस और क्यों बढ़ जाता है मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। एक बार इसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट पेज पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन यहाँ जरूर आप लोग याद रखें कि यूके यानी उत्तराखंड इंडिया का पहला एक स्टेट बन गया है जिन्होंने 100% कोविड का फर्स्ट डोज लगाया। 100% कोविड का फर्स्ट डोज लगाने वाला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट भी किया था और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसे पोस्ट किया था। आप जितने भी लोग हैं जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस रेगुलर फॉलो करते हैं, ज़रूर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कोई भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होता है या दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का वही PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड डेली कर देता हूँ।
प्रगति मैदान में दुनिया का मेला देखना होगा महंगा अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानकारी आपको होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया जाता है। आर्थिक सहयोग पे होगा नया क्वाड का जोर। देखो क्वाड जो नया क्वाड ग्रुप बना उसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये न्यूज़ अभी के लिए ही नहीं, आगामी 3-4 वर्ष तक जरूर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा, आगामी कई वर्षों तक ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। अब देखो नया जो क्वाड है, उस क्वाड बनाने का जो सुझाव दिया था, वो सुझाव दिया था इजराइल के तरफ से। ये सुझाव आया था, इजराइल के विदेश मंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान यह सुझाव दिया था। नया जो क्वाड है बेसिकली 4 देशों के बीच में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों साथ में हैं, तो इजराइल के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री साथ में हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री वर्चुअली जुड़े हुए हैं और यूएई के भी विदेश मंत्री वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये क्वाड 4 देशों का समूह है। पहला देश इसमें है इंडिया ऑफकोर्स, दूसरा है यूएसए, तीसरा है आपको इजराइल और चौथा है यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 4 देशों का समूह होगा ये नया क्वाड, जो लगभग धरातल पे उतर चुका है। तो इसका सेपरेट वीडियो बनाकर मैं डिस्कस कर दूंगा नए क्वाड का क्या इंपॉर्टेंस है और इसका भविष्य में किस तरह से इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है। लेकिन एक पॉइंट मैं बस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जब अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ था, यूएई और इजराइल के बीच में अब्राहम एकॉर्ड जब साइन हुआ था, उस समय में एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत, यूएई और इजराइल ये तीनों के बीच में व्यापार का इतना पोटेंशियल है कि तीनों अगर मिल जाए तो 2030 तक इन तीनों के मध्य $110 बिलियन का व्यापार हो सकता है। राइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यह पॉइंट, भारत, यूएई और इजराइल ये तीनों के बीच में अगर व्यापार करें तीनों मिलके 2030 तक $110 बिलियन का व्यापार हो सकता है। राइट, तो ये काफ़ी बड़ा पोटेंशियल तीनों देश के मध्य है। स्कूलों में अब होगी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई। स्कूल में अब नवोदय वगैरह में शुरुआत किया जा रहा है। जर्मनी सीखना चाहते हैं जर्मनी सीख सकते हैं आप, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, कोरियाई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, ये सब भाषाओं की पढ़ाई जो है अब स्कूलों में किया जाएगा या स्कूलों में हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मैत्री संबंधों की उड़ान व रनवे होगा कुशीनगर। देखो कुशीनगर इंपॉर्टेंट क्यों है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आपको पता है कि मल्ल की राजधानी जो है, मल्ल की राजधानी क्या थी, पावा कुशीनारा कहा जाता है, मल्ल की राजधानी थी। तो मल्ल की राजधानी पावा कुशीनारा या कुशीनगर उसे कहते हैं, वहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण, जिसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहा जाता है, वो हुआ था मल्ल की राजधानी पावा कुशीनारा में। अब यहाँ पे कुशीनगर जितने भी बौद्ध कंट्री हैं, खास करके श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, इन सब देशों के जो लोग भारत की यात्रा पर आते हैं, यानी वो भारत में बुद्धिस्ट की जो यात्रा पर आते हैं, बौद्ध धर्म की जो यात्रा पे आते हैं, तो बेसिकली वो जाते हैं कहाँ कहाँ, एक तो बोध गया जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, श्रावस्ती जाएंगे और कुशीनगर भी जरूर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक पहल किया है और इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे कुशीनगर में एक एयरपोर्ट बना दिया और उस एयरपोर्ट का उद्घाटन बेसिकली आज होगा। तो निश्चित तौर पे अब क्या होगा कि जो ये देश हैं, यानी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, यहाँ से डायरेक्टली लोग फ्लाइट लेकर के कुशीनगर आ सकते हैं और वहाँ पे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं या देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बेजोड़ है कश्मीर की दास्तकारी। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट घटना है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि हमारे देश के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, ये जम्मू कश्मीर के प्राचीन मार्तंड मंदिर गए। तो मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे ये विजिट किए हैं। चूँकि यह विजिट किया मार्तंड मंदिर, इसलिए ये मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मार्तंड मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये एक सूर्य मंदिर है।
मार्तंड सूर्य मंदिर बेसिकली ये है, भारत में दो सूर्य मंदिर है। एक की जानकारी आपको है, कोणार्क सूर्य मंदिर की बिल्कुल जानकारी आपको होगा, लेकिन जो दूसरा सूर्य मंदिर है मार्तंड सूर्य मंदिर, उसकी जानकारी आपको नहीं होगा। तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संरक्षित साइट घोषित किया है, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी सुरक्षा करती है वर्तमान में। ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में मार्तंड नामक स्थल पे, जिसका वर्तमान में नाम है मटन, वहाँ पे ये जगह अवस्थित है। 1700 वर्ष पहले इसका निर्माण सूर्यवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। तो राजा का नाम याद रख लेना, ललितादित्य मुक्तापीड ने इसका निर्माण करवाया था लगभग 1700 वर्ष पहले। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीरी वास्तुशैली का अनुपम किंतु एकमात्र उदाहरण है, यानी कश्मीरी वास्तुशैली पे ये बना गया है मार्तंड सूर्य मंदिर। देखो, जब भी इस तरह का कोई साइट चर्चा में आए तो उसके बारे में बैकग्राउंड जरूर जाकर के देखना चाहिए। बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इस न्यूज़ को भी एक बार देख सकते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बैंक खातों से ले रहे हैं लाल आतंक की पैठ, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। शीतकालीन सत्र में डाटा संरक्षण बिल संभव, राजीव चंद्रशेखर। डाटा प्रोटेक्शन बिल लगातार चर्चा में रह रहा है और कई वर्षों से चर्चा में है। आई थिंक 2018 में सरकार के द्वारा एक समिति बनाया गया था, 2018 में ही शायद बना था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 2018 में बना था। ये समिति थी न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति। न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति ने डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के अपनी रिकमेंडेशन दिया था और इसी के बाद डाटा प्रोटेक्शन पे एक बिल संसद के द्वारा लाया गया। वो बिल वर्तमान में पेंडिंग है, यानी उस पर जो विभागीय समिति है उसकी जांच कर रही है, राइट। संसद में जो समिति होती है उसकी जांच कर रही है कि इसमें क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या ऑथेंटिकेशन नहीं है। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डाटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे मान लो आप कोई सामान मान लेते हैं परचेज करते हैं गूगल पे से, अगर आप उस सामान का पेमेंट करते हो तो आपका डाटा कहाँ चला जाता है? गूगल पे के पास। और गूगल पे कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो यानी आपका जो पूरा का पूरा डाटा है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका अकाउंट नंबर, सब कुछ चला जाता है अमेरिका। तो ऐसी कंडीशन में डाटा का दुरुपयोग कर सकता है भविष्य में ये सारी की सारी कंपनियां। हो सकता है गूगल डाटा को दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास अभी भी जीमेल अकाउंट है और जीमेल गूगल का है। गूगल हो सकता है आपके डाटा का दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में डाटा को भारत की सीमाओं में ही सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए यानी डाटा लोकलाइजेशन के लिए सरकार ने एक समिति बनाया था, न्यायमूर्ति बी सी कृष्णा समिति, और इसी समिति के सिफारिश पे डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, संसद में अब पेश भी किया गया था, लेकिन वर्तमान में विभागीय समिति के पास यह पेंडिंग है। तो इसका मकसद क्या था? इसने क्या कुछ रिकमेंडेशन दिया था? न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति ने रिकमेंडेशन दिया था कि डाटा की एक प्रति भारत में ही संरक्षित रखा जाए। यानी अगर मान लेते हैं आप जीमेल पे अकाउंट शुरू करते हैं तो आपका जो भी डाटा बनेगा वो डाटा भारत में रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है जो भी कंपनी मान लेते हैं भारत में काम करती है वो डाटा सर्वर भारत में ही लगाए। अभी क्या हो रहा है कि अभी डाटा भारत में स्टोर नहीं होता, वो चला जाता है अमेरिका। लेकिन अगर सर्वर भारत में स्टोर हो जाएगा तो भारत में ही डाटा रहेगा। साथ ही साथ कि डाटा प्रोसेसर पे जुर्माने का प्रावधान। देखो, ये जो डाटा प्रोसेसर पे जुर्माने का प्रावधान है, ये बेसिकली यूरोपीय यूनियन के द्वारा वहाँ के द्वारा एक डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के एक नियम लाया गया था, जिसे GDPR कहते हैं। GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इस पर डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि GDPR किस देश का कॉन्सेप्ट है? तो ये यूरोपीय यूनियन का कॉन्सेप्ट है, वहाँ का डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है यह। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मसौदा में यानी जो उसका ड्राफ्ट बनाया गया, ड्राफ्ट में प्रोविज़न किया गया है कि डाटा संग्रह या प्रोसेसिंग की इकाई
अगर डाटा का उल्लंघन करती है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो विश्व का व्यापार होगा टोटल व्यापार का 4% अथवा 15 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। या तो विश्व का टोटल व्यापार का 4% या 15 करोड़ रुपये जुर्माना उसे कंपनी को भारत को देना होगा या भारत सरकार को देना होगा। इसी तरह से डाटा सुरक्षा उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई में विफलता अगर पाया गया तो ऐसी कंडीशन में 5 करोड़ रुपये या 2% टर्नओवर का कंपनी के टर्नओवर का उसे भारत सरकार को देना होगा जुर्माने के तौर पे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का डाटा सुरक्षित रखें। अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने का भी प्रोविजन इस बिल में है। बच्चों के डाटा के साथ सावधानी बरता जाए और साथ ही साथ डिजिटल ग्रोथ बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता लगातार ये मुद्दा चर्चा में रहता है, राइट। तो कुछ बेसिकली इसमें प्रोविजन किया गया था। जनरल डाटा भारत सरकार की जो डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट आ रही है उसमें कुछ प्रोविजन कुछ उसका मसौदा तैयार किया गया था, कुछ ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक ये बिल पार्लियामेंट से पारित नहीं हुआ है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, चर्चा किया आपके साथ, लेकिन जब ये बिल पारित हो जाएगी तब मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। एक बार इसको देख सकते हो, अगर देखना चाहते हो तो एक बार इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख सकते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन यहाँ पे इसका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं दिया गया। एडिटोरियल का कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति से छेड़छाड़ के दुष्परिणाम हो क्या रहा है कि अभी 2-3 जगह लगातार बारिश हो रही है, लगातार बाढ़ का कंडीशन है। एक तो 2013 में बाढ़ आया था, केदारनाथ बाढ़, आपको याद होगा केदारनाथ बाढ़ काफ़ी त्रासदी लाया था। उसी तरह का बाढ़ का कुछ कंडीशन अभी उत्तराखंड में है और इसी तरह से केरल में वर्तमान में बाढ़ का कंडीशन है। केरल में काफ़ी बाढ़ है, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, कई सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आखिर हो क्यों रहा है? केरल में बाढ़ क्यों आ रहा है, उत्तराखंड में बाढ़ क्यों आ रहा है? तो उसका रीज़न है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का एक दुष्परिणाम है। केरल में जो बाढ़ आ रही है तो केरल जो है कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पे है। पश्चिमी घाट आपको पता है कि हमारे लिए जो है विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एरिया में से एक है। विश्व के जो है टोटल ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे जैव विविधता क्षेत्रों में 4 क्षेत्र भारत में है और उसका एक क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट भी है जो केरल का क्षेत्र है। तो ऐसे कंडीशन में केरल के क्षेत्रों को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक समिति बनाया था, के कस्तूरी रंजन समिति, जो पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। पश्चिमी घाट यानी एक तरह से कह सकते हो केरल वगैरह के संरक्षण के लिए बनाया गया था। क्या केरल सरकार ने के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश को लागू किया? बिल्कुल नहीं। तो जब आप किसी कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू नहीं कीजिएगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो ये परिणाम होगा ही, राइट। तो उसी से संबंधित न्यूज़ है, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। डाटा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रकृति के छेड़छाड़ का क्या परिणाम हो सकता है, नेचर के साथ हमें किस तरह से कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, उसका उसी पे बेस्ड ये आर्टिकल है, पढ़ना जरूर आप लोग। पराली प्रबंधन की सही राह। देखो पराली से क्या, यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है कि 1 टन अगर पराली आप जलाते हैं तो उससे हवा में 3 किलो कार्बन कण, 50 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, 92 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 3.83 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड, 0.4 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 2.7 किलो मीथेन और 200 किलो जो है राख घुल जाता है, राइट। हजारों टन, आई रिपीट, हजारों टन पराली जला दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर 1 टन पराली में ये कंडीशन होगा, 1 टन पराली जलाने पे ये कंडीशन होगा, सोचो हजारों टन पराली जलाने के बाद क्या कंडीशन होगा दिल्ली का। और यही कारण है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब कंडीशन में होता है, सीवियर कंडीशन में होता है। ऐसी कंडीशन में होता है कि उस समय में आपातकाल लग जाना चाहिए। ब्रिटेन जैसे देश में जहाँ पे 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 क्रॉस करता है तो वहाँ पे आपातकाल लगा दिया जाता है। उससे कहीं ख़राब कंडीशन दिल्ली में हो जाता है। अभी के समय में भी वैसा कंडीशन है और दीपावली के समय में काफ़ी ख़राब कंडीशन हो जाता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 क्रॉस कर जाता है, राइट। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, राइट। इस टॉपिक पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी दिन से चर्चा में चल रहा है
और प्रत्येक वर्ष मैं देखता हूँ जब ये सीज़न शुरू होता है 15 सितंबर से लेकर के 15 मार्च तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा आपके लिए कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन का क्या कारण है, उसका क्या समाधान हो सकता है और पराली का बेसिकली क्या क्या समाधान होना चाहिए, राइट। मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल व श्रीलंका के डॉक्टरों को देगा BHU ट्रेनिंग। एक बार देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है, IIT कानपुर ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने कहा है कि 1 साल तक 50,000 रुपये प्रति माह पाइए यदि आप हमें ये सजेशन देते हैं कि छोटे जोत की किसानों का क्या समाधान किया जाए। इशू यही है हमारे पास। अगर किसानों के प्रॉब्लम आप देखोगे तो लगभग 80% से भी अधिक किसान जो है वो सीमांत किसान है। सीमांत किसान, देखो किसान का बेसिकली 3 कैटेगरी होता है। एक तो सीमांत किसान होता है, वैसे किसान जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन हो उसे सीमांत किसान कहा जाता है, मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। वैसे किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन हो उसे लघु किसान कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वनडे एग्जाम वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लघु किसान किसी किसान को कहा जाता है। तो वैसे किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन हो उसे लघु किसान या स्मॉल फार्मर कहा जाता है, और वैसे किसान जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर के बीच ज़मीन हो उसे सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। भारत में लगभग 86% के आसपास लघु और सीमांत किसान हैं, यानी इस किसान के पास 0 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है। तो हमारे पास छोटे जोत काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे कंडीशन में छोटे जोत को किस तरह से डेवलप किया जाए, छोटी छोटी ज़मीन है उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, इस पे अगर IIT कानपुर में सुझाव मांगा है, आपके पास कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। आपकी उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना होगा। अगर आप सफल हो गए तो आपको 50,000 रुपये प्रति माह 1 साल तक आपको दिया जाएगा। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान। तो यहाँ पे 2 न्यूज़ है, एक तो यह न्यूज़ है और दूसरा यह न्यूज़ है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को मैं डिस्कस कर देता हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स लाती है। UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन लाती है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट लाती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इस इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 139 देशों में 130 है। भारत की रैंकिंग अच्छी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। भारत की रैंकिंग जो है आपको 79th है। 139 देशों में भारत की रैंकिंग 79th है। पहला नंबर पे डेनमार्क है। मैं इस रिपोर्ट का एक PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रह सकता है, इसका क्या आखिर रिलेवेंस है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये ग्रे लिस्ट देता कौन है। ग्रे लिस्ट देता है एक संगठन जिसका नाम है FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक संगठन है जिसकी स्थापना G7 कंट्री के द्वारा किया गया था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर है। बेसिकली इसकी जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। 1989 में जब इसकी शुरुआत किया गया था, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से रोकना जाए। लेकिन 2001 में जब आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब आतंकवादी हमला होता है, तो उसके बाद इसका एक और उद्देश्य जोड़ दिया जाता है। FATF का पहला उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, लेकिन 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला होने के बाद दूसरा उद्देश्य भी FATF में जोड़ दिया जाता है, और दूसरा उद्देश्य होता है कि टेरर फंडिंग को रोकना, यानी आतंकवादियों के लिए जो फंड प्रोवाइड करता है, वैसा देश, वैसा सिस्टम, वैसी व्यवस्था जो आतंकवादियों को फंड प्रोवाइड करता है, उसे रोकना भी इसका उद्देश्य हो गया। फिलहाल इसमें 39 देश हैं, जिसमें 37 सदस्य देश हैं और 2 जो है क्षेत्रीय संस्था है, 2 संस्था भी इसका सदस्य हैं। तो 37 इसके सदस्य देश हैं, 2 संस्था, यूरोपीय कमीशन और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी इसका सदस्य हैं। वर्ष 2010 में FATF का सदस्य भारत बना है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है।
और सऊदी अरब जो है अब इसका सदस्य बन गया है, राइट। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। अब देखो, दो तरह की सूची ये जारी करता है, एक तो ग्रे लिस्ट करता है, एक ब्लैक लिस्ट करता है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि इन देशों पे एफएटीएफ को संदेह है कि ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में जब कोई देश इन्वॉल्व है और एफएटीएफ को शक है कि ये देश टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है या ये देश मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वैसे कंडीशन में उस देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन जब ये साबित हो जाता है कि ये देश जो है आतंकवादी फंडिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। नॉर्थ कोरिया आई थिंक ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ईरान भी आई थिंक ब्लैक लिस्ट में शामिल है इसमें। अब देखो, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल है? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल इसलिए है कि कई सारे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हैं। लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग के, इसके टेरर फंडिंग पे पाकिस्तान ने अभी तक रोक नहीं लगाया। पाकिस्तान को 27 पॉइंट दिया गया था अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में, लेकिन 27 में महज 21 पॉइंट पे पाकिस्तान ने काम किया है। कई सारे अन्य पॉइंट पे पाकिस्तान ने अभी तक काम नहीं किया। तो 27 पॉइंट दिया गया था एफएटीएफ के द्वारा कि इस पॉइंट पे आप सुधार कीजिए, लेकिन जिसमें सिर्फ 21 पॉइंट पे पाकिस्तान ने सुधार किया था, इसलिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रह सकता है अभी। अब देखो, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि अगर ग्रे लिस्ट में आप बरकरार हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है, मान लेते हैं कि पैसा देती है, मान लेते हैं आईएमएफ आपको पैसा देती है या वर्ल्ड बैंक आपको पैसा देती है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मान लेते हैं $1 अरब दिया, $1 बिलियन दिया, तो वैसी कंडीशन में वर्ल्ड बैंक उससे एक एक रुपये का हिसाब लेगी कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया। और ये हिसाब क्यों लेती है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए यूज कर लिया, राइट। तो इसका पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्रत्येक वर्ष $20 अरब से भी अधिक पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान एफएटीएफ लिस्ट में जो बरकरार है उसके कारण। सांस से भी फैलता है टीबी संक्रमण, एक बार देख सकते हैं। पेट्रोलियम आधारित जेट इंजन की एक नया विकल्प की खोज। सरसों जैसे पौधे के बीज से निकलने एक अखाद्य तेल का इस्तेमाल जेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उससे कार्बन उत्सर्जन में 68% कम होगा। लगातार वैज्ञानिक हमारी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बायोफ्यूल का इस्तेमाल विमान को उड़ाने के लिए भी किया जाए। और इस तरह से पहला जो है, भारत में पहला विमान का उड़ाया गया था जो बायोफ्यूल के माध्यम से उड़ाया गया था, वो था स्पाइस जेट, दिल्ली से देहरादून उड़ाया गया था, राइट। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इतना ही था, इसको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।